Okay, good afternoon to all of you. And now, in the last class, we have seen types of boundaries. बाउंड्री को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन की बात किए थे कि इंटरेक्शन के बेसिस पे हमने बाउंड्री कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन सी बाउंड्री का क्लासिफिकेशन मास के बेसिस पे यानी मैटर के बेसिस पे आया था, कौन कौन सी बाउंड्री का क्लासिफिकेशन एनर्जी के बेसिस पे आया था। और हमने यह भी बात किया था लास्ट क्लास में कि बाउंड्री खुद कभी इंटरैक्ट नहीं करती है। बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। इंटरैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। सिस्टम और सराउंडिंग सिर्फ रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी नहीं हो सकते हैं। और यही दोनों इंटरैक्ट करते हैं। जब इंटरैक्ट करते हैं तो दो चीजों का ट्रांसफर हो सकता है, एक मैटर का, दूसरा एनर्जी का। अब अगर सिस्टम का इंटरैक्शन सराउंडिंग से हो रहा है, किसके थ्रू सेपरेट किया? बाउंड्री के थ्रू सेपरेट किए। बाउंड्री के क्लासिफिकेशन देखे। अब जो ट्रांसफर होने वाली चीजें हैं वो दो चीजें हैं, मैंने अभी बताया। एक को कहा गया मैटर, दूसरे को कहा गया एनर्जी। इसका मतलब सिस्टम भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो इसीलिए अब बात करेंगे लेक्चर 3 में सिस्टम कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया है, जरा ये देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो सिस्टम के क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के बेसिस पर ही बाउंड्री का भी क्लासिफिकेशन हमने किया था। इंटरैक्शन के बेसिस पर ही हमने मास का, इंटरैक्शन के बेसिस पर ही हम सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी द टाइप्स ऑफ सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के बेसिस पर ही हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। अब इंटरैक्शन दो चीजों का होता है। आपको कई बार बता चुका हूं कि इंटरैक्शन दो चीजों का होता है। एक मास और मैटर का इंटरैक्शन होता है, मास और मैटर का इंटरैक्शन होता है। दूसरा एनर्जी का इंटरैक्शन होता है। एनर्जी और मास की इंटरैक्शन की अगर बात करते हैं तो इस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया। और कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जो इंटरैक्ट करें, किससे? सराउंडिंग के साथ। जो इंटरैक्ट करें सराउंडिंग के साथ, तो हो सकता है उनमें मास का यानी मैटर का भी ट्रांसफर हो, उनमें से एनर्जी का भी ट्रांसफर हो। कहने का मतलब है कि अगर यह सिस्टम है, यह सिस्टम है, इसके चारों तरफ जितना सब बाहर बचा वो सब का सब क्या है? सराउंडिंग है। इनके बीच में इंटरैक्शन दो चीजों का होता है। पहला मैटर का होता है, दूसरा एनर्जी का हो सकता है। दूसरा एनर्जी का हो सकता है। और अगर मैटर का इंटरैक्शन होगा, एनर्जी का होगा, दो में से किसी एक का होगा, या दोनों का होगा, या दोनों का नहीं होगा। यानी जो सिस्टम को क्लासिफाई किया वो इंटरैक्शन की बात करता है। इस बेसिस पर कहा गया फर्स्ट ए क्लोज्ड सिस्टम। क्या कहा गया? क्लोज्ड सिस्टम।
क्लोज सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जो क्लोज्ड हो, यानी जिसकी बाउंड्री कुछ इस तरीके से हो, जिसकी बाउंड्री कुछ इस तरीके से हो, जिसमें से एनर्जी का ट्रांसफर तो हो, ऐसी बाउंड्री जो एनर्जी का ट्रांसफर करा सके बट मास यानी मैटर का ट्रांसफर ना हो, ऐसी बाउंड्री जिससे एनर्जी का ट्रांसफर तो हो लेकिन मास का ट्रांसफर ना हो, ऐसी बाउंड्री को, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा गया। अब वो एनर्जी का इंटरेक्शन दो फॉर्म में हो सकता है, एक हीट के फॉर्म में, एक हीट मोड, आप दो मोड ट्रांसफर हो सकते हैं एनर्जी के, एक हीट हो सकता है, दूसरा वर्क हो सकता है, वो इंटरेक्शन एनर्जी का होगा। बट मास का ट्रांसफर क्लोज सिस्टम में नहीं होगा, यानी उसकी जो बाउंड्री है वो मास के इंटरैक्ट होने को अलाउ नहीं करती है, मैटर का अलाउ नहीं करती है। यानी ये कौन सी बाउंड्री होगी? नॉन परमिएबल बाउंड्री होगी। जो क्लोज सिस्टम की बाउंड्री है, जो क्लोज सिस्टम की बाउंड्री है वो नॉन परमिएबल बाउंड्री होगी जिससे मास का ट्रांसफर जीरो होगा, यानी नो मास ट्रांसफर ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर। सेकंड है ओपन सिस्टम। जब आप ओपन सिस्टम की बात करते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी को भी कहे कि आप ट्रांसफर हो सकती हो, मास को भी कहे यानी मैटर को भी कहे कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, ये देखिए एक मैंने सिस्टम बनाया, ये सिस्टम है, इसके अंदर कुछ मैटर है, ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होना है, इसमें से कुछ मास इंटर करेगा, कुछ एग्जिट करेगा। जब मास इंटर करेगा, एग्जिट करेगा, यहां पे तो आपको दिख रहा है कि यस ये बाउंड्री है, लेकिन इस पोर्शन में आपको बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जहां बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब वहां हमको इमेजिनरी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये इमेजिनरी बाउंड्री आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें से, यानी अगर ओपन सिस्टम है तो वहां दोनों तरीके की बाउंड्री हो सकती है, रियल बाउंड्री भी आपको दिखाई पड़ सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री भी आपको दिखाई पड़ सकती है। जैसे यहां से मास इंटर कर रहा है, यहां कोई बाउंड्री नहीं थी तो आपको इमेजिनरी बनानी पड़ेगी, तो ये बाउंड्री हो गया। यानी ऐसा सिस्टम जो एनर्जी के ट्रांसफर को भी अलाउ करे, मास के ट्रांसफर को भी अलाउ करे, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कह दिया गया। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कह दिया गया। अब इसका मतलब हुआ कि जो क्लोज सिस्टम है वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे, मास ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे। यानी उसमें कुछ फिक्स्ड मास होगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम भी कहा जाता है। जो मास क्लोज सिस्टम है उनको कंट्रोल मास सिस्टम भी कहा जाता है। उनमें मास फिक्स्ड होता है, मास में कोई चेंज नहीं होता है, मास में कोई चेंज नहीं होता है। बट जो ओपन सिस्टम है उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम होता है, आगे आएगा तो बताऊंगा। उस पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम में मास को इंटर कराओगे, मास को एग्जिट कराओगे, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, इसीलिए उसको कंट्रोल वॉल्यूम
एंड कंट्रोल सरफेस बात करेंगे तो जनरली वो ओपन सिस्टम की बात करेगा। यानी जब कंट्रोल मास कहे तो मतलब वो क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, जब कंट्रोल वॉल्यूम की बात करे मतलब वो ओपन सिस्टम की बात कर रहा है। तो मतलब ओपन सिस्टम ना मास का भी ट्रांसफर कराएगा, ओपन सिस्टम एनर्जी का भी ट्रांसफर कराएगा। मैं अभी इसकी एग्जांपल सबको बताता हूं आपको। ओपन सिस्टम एनर्जी का भी ट्रांसफर कराएगा, ओपन सिस्टम मास का भी ट्रांसफर कराएगा। अब बात आती है तीसरा, एक ऐसा सिस्टम भी है, एक ऐसा सिस्टम भी है जो ना तो कहता है नहीं मेरे से कोई मतलब नहीं है किसी से, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से, ना तो मैं आपको कुछ दूंगा ना मैं आपसे कुछ लूंगा। उसको क्या कहते हो? उसका नाम आप कहते हो कि ये आइसोलेट हो गया है। क्या नाम बोलते हो? आप बोलते हो कि ये आइसोलेट हो गया है। तो जो ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, ना तो वो सराउंडिंग से कुछ लेगा ना सराउंडिंग को कुछ देगा, यानी ना तो वो मास का ट्रांसफर करेगा ना तो वो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कह दिया जाता है। आप नॉर्मली अपनी लाइफ में अपने दोस्तों को कहते हो यार वो एकदम आइसोलेट हो गया है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आइसोलेट हो गया मतलब उसका किसी से कांटेक्ट नहीं है, किसी से इंटरैक्शन नहीं है। जब इंटरैक्शन नहीं होगा तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा इसका मतलब ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और जब ना मास का ट्रांसफर होगा ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो मास का ट्रांसफर किया ना एनर्जी का ट्रांसफर किया, उसी को क्या बोल दिया गया? आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया गया। बात समझ में आई? यानी हमने 3 सिस्टम पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन की बात किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन की बात किया बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के, दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है। तो ऐसे कुछ सिस्टम मिले जो सिर्फ एनर्जी इंटरैक्ट की बात करते हैं, एनर्जी इंटरैक्ट की बात करते हैं, कुछ भी देते लेते यानी मास के रूप में कुछ नहीं देते हैं, तो उनको क्लोज सिस्टम कहा गया। जो कहते हैं मास भी ले ले एनर्जी भी ले ले उनको ओपन सिस्टम कहा गया। जो कहते हैं ना तो मैं मास लूंगा दूंगा ना तो मैं एनर्जी लूंगा दूंगा, उनको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड बोलते हैं। यानी वो आइसोलेट हो गए। ऐसे सिस्टम को क्या कह दिया गया? आइसोलेटेड सिस्टम कह दिया गया। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, क्लोज सिस्टम आपने देखा है, बिल्कुल देखा है, आपने देखा है, बिल्कुल देखा है, आपने देखा है। यानी एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस पर कोई वाल्व नहीं लगी है, लेकिन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व होना चाहिए, विथ वाल्व नहीं होना चाहिए। अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व है तो वो एक क्लोज सिस्टम है। उसके अंदर जो भी है वो सबका सब क्या है? ये सिस्टम हो गया। बाद में ये यहां से यहां जा सकता है तो बाउंड्री इसकी चेंज हो जाएगी, यानी फ्लेक्सिबल और मूवेबल बाउंड्री होगी। जब पिस्टन मूव करेगा तो ये फ्लेक्सिबल होगा, यानी मूवेबल बाउंड्री की बात करेगा। ठीक है, बट इसका सराउंडिंग के साथ ऐसा इंटरेक्शन है कि ये सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफर की बात करेगा, सराउंडिंग से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, कभी भी मास के ट्रांसफर की बात नहीं करेगा। और जब मास के ट्रांसफर की बात नहीं करेगा तो फिर ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। घर में प्रेशर कुकर आपने देखा है? यस, बिल्कुल देखा है। प्रेशर कुकर में हम दाल पकाने की कोशिश करते हैं, उसमें सब पहले से डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, नीचे से गैस जला देते हैं, दाल पकना स्टार्ट हो जाती है। उसमें से अब हम दाल और कुछ भी निकाल नहीं रहे हैं,
इसका मतलब उसमें केवल गैस को जलाया, एनर्जी का ट्रांसफर कराया। जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर कहते हैं कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ये क्लोज सिस्टम है, पकाते समय हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। जब कुछ ऐड नहीं करेंगे तब वो क्लोज सिस्टम कहलाएगा। यानी आपका प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम है। आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज सिस्टम है। बैटरी, कार में बैटरी लगी है, बैटरी में हम परमानेंट कुछ डाल नहीं रहे हैं कि लगातार सप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर जो है उससे एनर्जी, बैटरी सेल, जो बैटरी सेल होते हैं, घड़ी का सेल होता है, इनसे सबसे हम एनर्जी ले रहे हैं, इनसे सबसे हम एनर्जी ले रहे हैं। ये एनर्जी तो दे रहे हैं लेकिन इनमें कुछ भी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके एग्जाम्पल हैं? क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगर आप बात करते हैं क्लोज सिस्टम की तो यही सब आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, बैटरी सेल हो गया, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व हो गया। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब जरा देखते हैं ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल्स। यस, एनर्जी दो फॉर्म में ट्रांसफर होती है, मैंने आपको बताया था, या तो हीट के फॉर्म में, या तो दो मोड ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर हैं, या तो हीट ट्रांसफर होगा या तो वर्क ट्रांसफर होगा। दीज आर द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, दीज आर नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। मास ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दोनों का ट्रांसफर नहीं होने वाले जो एग्जाम्पल है, थर्मोफ्लास्क। आपने थर्मोफ्लास्क देखा है? थर्मोफ्लास्क में गरम गरम चाय भर दो, बंद कर दो ढक्कन को। जब थर्मोफ्लास्क के ढक्कन को आपने बंद किया तो इसका मतलब अब उस थर्मोफ्लास्क के ना तो एनर्जी बाहर जा रही है, ना तो उसमें अब आप कुछ ऐड कर रहे हो। तो एक थर्मोफ्लास्क के सवाल जिसमें आप कहते हो यस रोटी भर के रख दो, परमानेंट गर्म रहेंगी, इसमें से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इसका मतलब हो गया कि वो सब के सब जो ऐसे एग्जाम्पल हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? वो सब के सब कहलाएंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इनका कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। ये अपने में अकेले हैं, अपने में साधु संत महात्मा हो गए हैं। ना तो इनको दुनिया से कुछ लेना है, ना तो दुनिया को कुछ देना है। ये अपने आप में मस्त है, ये एकदम आइसोलेटेड है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया। ठीक है, देखिए क्लोज सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, मैंने अभी बताया दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यहां पे ये आपको बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, देखिए अलग से बाउंड्री बनाई गई है क्योंकि ये इंटरैक्ट करती है जो पिस्टन सिलेंडर की वाल है। पूरी हीट, जितनी एनर्जी अंदर से निकलती है पूरी बाहर नहीं जाती है। अगर वो इंटरैक्ट करती है तो कभी बाउंड्री नहीं हो सकती है। इसीलिए पिस्टन सिलेंडर के अंदर एक अलग से डॉटेड लाइन बनाई जाती है जिसको हम इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं, और वो फ्लेक्सिबल होती है। पिस्टन जैसे मूव करता है, पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे चलेगा तो बाउंड्री भी क्या होगी? ऊपर नीचे, यानी बाउंड्री मूवेबल होगी, फ्लेक्सिबल होगी। इसलिए उसमें आपको कुछ वर्क मिलता है, इसलिए उसमें आपको कुछ वर्क दिखाई पड़ता है। हम कहते हैं कि इसमें से मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बॉम्ब कैलोरीमीटर, मोटर कार बैटरीज, बैटरी सेल, प्रेशर कुकर, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब क्लोज सिस्टम है। याद रखिएगा, क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास भी कहा जाता है। क्लोज सिस्टम को क्या कहा जाता है? कंट्रोल मास कहा जाता है। ये देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को दिखाया गया है। देखिए पिस्टन यहां पे था तो बाउंड्री इतनी थी, यहां पे पिस्टन इधर मूव करेगा
बाउंड्री इतनी हो जाएगी, पिस्टन इधर मूव करेगा, बाउंड्री इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसका डिटेल ये जो वर्क वगैरह है ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जब हम हीट एंड वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे वहां पे इसको देखेंगे, यहां पे नहीं देखेंगे इसको। ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स, जो आईसी इंजन है यानी मोटर कार के इंजन है, अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपने वाल्व लगा दिया तो ओपन सिस्टम हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फ्यूल सप्लाई करते हुए एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, तो वो सबके सब क्या हो गए, ओपन सिस्टम हो गए। जितने भी व्हील्स हैं यानी टरबाइन, जैसे वाटर टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, एयर टरबाइन हो गया, इन सबके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबके सब ओपन सिस्टम से रिलेटेड हैं। जहां जहां आपको मास का ट्रांसफर दिखाई पड़े आप समझ जाइए कि ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है। आपने रेडिएटर देखा है, ओपन सिस्टम है। ठीक है, आपने बॉयलर देखा है, कंडेंसर देखा है, ये सब ओपन सिस्टम है। पंप देखा है, कंप्रेसर देखा है, ओपन सिस्टम है। नोजल देखा है, डिफ्यूजर देखा है। बात समझ रहे हैं? अगर आपने कहा मोटर कार इंजन, आईसी इंजन, मैंने कहा वाल्व लगा दो तो वो हो जाएगा। यहां पे टरबाइन है, टरबाइन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, टरबाइन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। टरबाइन क्या कहता है, देखिए ये आपका एनर्जी और वर्क दोनों का ट्रांसफर बात करेगा। कंट्रोल, अब इसमें कंट्रोल सरफेस मैंने अभी आपको बताया, तो इसीलिए इसको कंट्रोल सरफेस और कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। इसका सरफेस जो है वो कंट्रोल होता है यानी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसलिए इसको कंट्रोल सरफेस एंड कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास कहा जाता है, क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको भी नाम बताए बॉयलर और कंडेंसर, इनको थोड़ा समय जल्दी चलेंगे क्योंकि ये सब एग्जांपल्स है। ठीक है, आगे बॉयलर और कंडेंसर जब हम अप्लाइड में आएंगे तो वहां देखेंगे फुल डिटेल, बट यहां ये ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ये देखना है बस हमको। ठीक है, जैसे बॉयलर है, बॉयलर का क्या काम है, बॉयलर का काम है, बॉयलर का काम है सिर्फ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। बॉयलर का काम है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। बॉयलर है, बॉयलर को हमने, बॉयलर में हमने कुछ डाल रखा है, उसको हमने एनर्जी सप्लाई किया, उसमें वाटर है, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, यहां से हीट सप्लाई, यहां से एनर्जी सप्लाई करेंगे, यहां से स्टीम बाहर निकलेगी, यही स्टीम आपके टरबाइन में जाएगी और टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करा के पावर प्रोड्यूस कराएगी। यहां से आपने वाटर सप्लाई कर रखा है, यहां से आपने वाटर सप्लाई कर रखा है, यानी एनर्जी का वाटर सप्लाई किया, यानी मास का आपने ट्रांसफर किया, एनर्जी सप्लाई किया, हीट आपने उसको दिया यानी एनर्जी सप्लाई किया, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हीट है, लेकिन इसमें कोई वर्क नहीं होता है, इसमें कोई वर्क नहीं होता है। ठीक है, और ये जो वाटर है जब आप हीट देंगे तो ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होके बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कंट्रोल वॉल्यूम है इसमें, कंट्रोल वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं तो कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, और उसके चारों तरफ जो सरफेस है उसको कंट्रोल सरफेस कहा जाता है। मतलब यहां से स्टीम यानी मास भी जा रहा है और एनर्जी भी जा रही है, इसलिए ये कौन सा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम। बॉयलर का काम है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। उसका उल्टा कंडेंसर, कंडेंसर के नाम से ही जानते हैं, कंडेंसर का मतलब कंडेंस कराना। कंडेंस का मतलब कंडेंसेशन नाम सुना है, कंडेंस का मतलब स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट करा देना, यानी डिवाइस यूज टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर। ऐसा डिवाइस जो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करा दे उसे कंडेंसर कहा जाता है। इसमें हीट हमें सप्लाई यानी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसमें से एनर्जी बाहर निकलती है इन द मोड ऑफ हीट, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हीट है, हीट सराउंडिंग में जाएगी यानी बाहर जाएगी। यहां पे हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें स्टीम इंटर किया यानी मास भी आ रहा है, मास बाहर निकल रहा है, हीट का ट्रांसफर होगा यानी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि वो निगेटिव पॉजिटिव बाद में आएंगे, वर्क नहीं होगा, याद रखिएगा। तो दिस इज द बॉयलर, दिस इज द कंडेंसर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो आपको दिख जाए
कहीं मास अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, समझ लीजिए ओपन सिस्टम है वो। देख लीजिए, इसका मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो परमिएबल होनी चाहिए। तो ओपन सिस्टम की बाउंड्री परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल का मतलब हुआ जिसमें से मास का ट्रांसफर हो, जिसमें से मास का ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि ओपन सिस्टम की बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए। नॉन परमिएबल बाउंड्री कभी भी ट्रांसफर नहीं कराएगी। ठीक है। सेकंड, टरबाइन और कंप्रेसर। तो टरबाइन का काम है आपको पावर देना, कंप्रेसर को आपको पावर देना पड़ता है। यानी टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम स्टीम सप्लाई करते हैं हाई प्रेशर के साथ, तो लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है, उससे हमें पावर मिलता है। यानी स्टीम दिया, मास का ट्रांसफर हुआ, बाहर निकला, मास बाहर भी निकला, कंट्रोल सरफेस इसका फिक्स है, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। वर्क भी यानी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ इन द फॉर्म ऑफ वर्क। बॉयलर में इन द फॉर्म ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी हीट था, या मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? वर्क है। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? वर्क है। तो यहां पे मोड ऑफ ट्रांसफर Q0 है, यानी हीट मोड ऑफ ट्रांसफर नहीं है, वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर है। और टरबाइन का काम है, टरबाइन का काम है कि जो एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, कितना वर्क कर सकता है, ठीक है, कितने उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बात करेंगे। ठीक है, कभी भी हीट और वर्क मैंने बोला कैपेसिटी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे वर्क ट्रांसफर होगा, इसका मतलब ओपन सिस्टम है। मास का ट्रांसफर होगा, ओपन सिस्टम है। यानी बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए। नॉन परमिएबल बाउंड्री नहीं होगी कभी भी। सिमिलरली कंप्रेसर का काम है वर्क को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वर्क यानी मोड ऑफ ट्रांसफर यहां भी वर्क है। तो चाहे कंप्रेसर हो चाहे टरबाइन हो, ये दोनों के दोनों ओपन सिस्टम कहलाएंगे। एक में पॉजिटिव वर्क की बात करेगा, दूसरा निगेटिव वर्क की बात करेगा। पंप और कंप्रेसर। कंप्रेसर तो यहां हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली पंप भी वही करता है, वैसे ही कुछ। पंप आपकी प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करता है। इसको आप फ्लूइड, आप देखिए घर में टुल्लू पंप लगाए, घर में टुल्लू पंप लगाए, टुल्लू पंप से नीचे से वाटर को ऊपर भेजते हो, यानी लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हो, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको पंप कहा गया। वाटर भी जा रहा है, एनर्जी भी है, इसलिए ओपन सिस्टम है। उसका ऐसा नहीं है कि पंप आपका छोटा, पंप के अंदर कुछ ऐसा है जो छोटा बड़ा कर रहा है, नहीं। इसके लिए वो कंट्रोल वॉल्यूम वाली बात करेगा, कंट्रोल वॉल्यूम वाली बात करेगा, यानी कंट्रोल सरफेस की बात करेगा। सिमिलरली कंप्रेसर है। कंप्रेसर जहां लिक्विड को पंप करना हो, लिक्विड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में ले जाना हो, वहां पंप का पंप बोल देते हैं। जहां वेपर या गैस हो वहां कंप्रेसर बोल देते हैं। तो ये सब क्या है? ओपन सिस्टम है। ये सब क्या है? ओपन सिस्टम है। नोजल, नोजल में भी एक तरफ से वाटर जाता है, एक तरफ से लिक्विड गया, दूसरी तरफ से बाहर निकला। ठीक है, जब एक तरफ से लिक्विड गया दूसरी तरफ से बाहर निकला, इसको हम कहते हैं इंसुलेटेड है। कह दो नहीं तो हम, ये भी हो सकता है। इंसुलेट नहीं करोगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इंसुलेट करोगे तो फिर इंसुलेट करोगे तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसमें ना तो हमें वर्क मिलता है ना तो हीट। इसमें मास इधर से गया, इधर से गया, इधर लो वेलोसिटी है और इधर हाई वेलोसिटी के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा देता है हाई वेलोसिटी के साथ। जैसे घर में देखिए, आप कभी गाड़ी धुलवाने जाइए, गाड़ी में धुलते समय जो आगे एक पतले होल का लगा होता है उसी को नाजल कहते हैं। वो नाजल लो वेलोसिटी को हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है, यानी हाई वेलोसिटी का मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। डिफ्यूजर काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, मास का इंट्रेंस दोनों में होता है। इसलिए ये देखिए, जो आपका नोजल है
वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो डिफ्यूजर है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है। जो डिफ्यूजर है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है। मुझे लगता है कि ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओपन सिस्टम। और अब ओपन सिस्टम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अब आप ओपन सिस्टम की जब भी बात करोगे, ओपन सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसका वॉल्यूम फिक्स हो। ये उसकी इमेजिनरी बाउंड्री है। ये क्या है? उसकी इमेजिनरी बाउंड्री है। यहां से मास कुछ इंटर करेगा, यहां से मास कुछ एग्जिट करेगा। इसके चारों तरफ जो सरफेस है इसको कंट्रोल सरफेस कहा जाता है, इसको कंट्रोल सरफेस कहा जाता है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस कुछ अलग अलग नहीं है। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस का मतलब ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस का मतलब ओपन सिस्टम, जिसमें से एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होगा, अलाउ कर सकता है। उसकी जो बाउंड्री है वो परमिएबल होगी। बट जब क्लोज सिस्टम आएगा तो कंट्रोल मास की बात करेगा। याद रखिएगा इसको, ये आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम। यस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई कि क्लोज सिस्टम क्या है, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कैसे बात करेंगे क्लोज सिस्टम की, कैसे कहेंगे कि यह क्लोज सिस्टम है, कैसे कहेंगे यह ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम की बाउंड्री की क्या कंडीशन है, ओपन सिस्टम की बाउंड्री की क्या कंडीशन है, किसको कंट्रोल मास कहेंगे, किसको कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस कहेंगे। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने बताया था जो एकदम आइसोलेट हो गया है, ना तो वो कह रहा है मैं एनर्जी का इंटरेक्शन होने दूंगा, ना तो मैं मास का इंटरेक्शन होने दूंगा, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, मेरा कोई मतलब नहीं है, आप किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना मुझको। अगर ऐसा है तो वही आइसोलेटेड है, जो ना तो एनर्जी का इंटरेक्शन होने देगा, ना तो मास का इंटरेक्शन होने देगा। यानी तो वो आइसोलेट हो गए। देखिए यहां पे एक थर्मोफ्लास्क, मैंने आपको बताया अगर थर्मस फ्लास्क ले लो, उसमें चाय वाय भर दो, गर्म पानी भर दो, बॉयल मिल्क यानी भर दो, ढक्कन बंद कर दो, रख दो। कहते हैं अब हमारे लिए चाय हो गई है, ट्रेन में सफर करना है, एक काम करो थर्मस फ्लास्क में, जो आपका थर्मस फ्लास्क है उस पर चाय भर के ले लो, ट्रेन में पीने के काम आएगा। ट्रेन की चाय अच्छी नहीं होती है, हमने एक बार भर के ढक्कन वक्कन बंद कर दिया, अब वो उसमें से एनर्जी का ट्रांसफर होने नहीं देगा, ना तो वो मास का ट्रांसफर होने देगा जब तक हम उसको खोल के निकालेंगे नहीं। इसका मतलब ना तो वो एनर्जी का ट्रांसफर होने दे रहा है, ना तो वो मास का ट्रांसफर होने दे रहा है, इसलिए वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। सिमिलरली कैसरोल, ठीक है, देखिए कैसरोल, आप इनमें आप कुछ भर के रख दो, गरम गरम रोटियां बनाई हैं, गरम गरम छोले बनाया है, गरम गरम आपने पनीर बनाई है, सब्जी बनाई है, उनको भर के रख दो, बंद कर दो, वो गरम बना रहेगा। आप 1 घंटे बाद खाइए, 2 घंटे बाद खाइए, निकाल के लाइए, आपको दोबारा गरम करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसने ना तो एनर्जी का ट्रांसफर करने दिया, ना तो मास का ट्रांसफर करने दिया। जब खोलोगे निकालोगे वो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट बंद करके रख दिया, जब तक वो रखा है तब तक वो उसमें कुछ भी इंटरैक्ट नहीं होने देगा। अब एक्सेप्शनल केस ना मान लेना कि 24 घंटे हमने रख दिया तो सब तो ठंडा हो जाता है, उसको नेग्लेजिबल मान के चलते हैं कि तब तक में ठंडा तो हो ही जाए, ठीक है, बट ये हम मान के चलते हैं कि कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है।
कहते हैं ना एकदम आइसोलेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए इनको आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया, जिनसे ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होने दे रहे हैं भाई साहब, ना तो मास का ट्रांसफर होने दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो थर्मोडायनामिक यूनिवर्स है, जो थर्मोडायनामिक यूनिवर्स है, मैंने कहा यूनिवर्स क्या है, मैंने कहा था कि आप सिस्टम ले लो और सराउंडिंग ले लो, दोनों को एक साथ बोल दो या इस पूरे को एक साथ बोल दो, इसी को यूनिवर्स बोला गया। यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री। चूंकि बाउंड्री पार्टिसिपेट नहीं करती है तो नहीं कंसीडर कर सकते हैं, इंटरैक्ट नहीं करती है तो नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं इन दोनों को सिस्टम, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, दोनों को एक साथ ले लो, वही यूनिवर्स है। और जब सब कुछ एक साथ ले लिया तो वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा भैया, कोई बचा ही नहीं इंटरैक्ट करने के लिए। जब इंटरैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा, जब ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो फिर आइसोलेट हो गया, जब आइसोलेट हो गया इसका मतलब जो यूनिवर्स है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। यह बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या है, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। यानी हम इसके कंक्लूजन्स पे आते हैं, अगर बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम क्या है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, सिस्टम क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा है बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन, इंटरैक्शन मैटर का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, ठीक है। सिस्टम होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब होमोजीनियस सिस्टम किसे कहा जाता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम किसे कहा जाता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की जब बात करते हैं, यानी सिस्टम को होमोजीनियस जब आप बोलोगे कि यह सिस्टम होमोजीनियस है, यह सिस्टम हेट्रोजीनियस है, जैसे ही आपने होमोजीनियस की बात किया, जैसे ही आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात किया, तो याद रखिएगा जो आपके सब्सटेंसेज हैं, जो आपके सब्सटेंसेज हैं उसके तीन फेस हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के तीन फेस हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के। एक सॉलिड हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है और तीसरा गैस हो सकती है। एक सॉलिड हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है और तीसरा गैस हो सकती है। तीन ही फेस मिलेंगे, गैस, वेपर, है ना, या तो सॉलिड मिलेगा, या तो वेपर, या तो लिक्विड मिलेगा और या तो वेपर मिलेगा। अगर आपने कहा कि एक सिस्टम ऐसा है जिसमें इन तीनों में से कोई एक फेस अवेलेबल है, कोई एक फेस अवेलेबल है, जैसे मैं यहां पे एक जार बनाऊं और इसमें वाटर भर दूं, इसमें वाटर भर दूं, सिर्फ वाटर है, इसका मतलब यह लिक्विड फेस है, इसका मतलब यह होमोजीनियस सब्सटेंस है, इसका मतलब यह होमोजीनियस सिस्टम है। एक ऐसा जार बनाऊं जिसमें मैंने कुछ आइस भी डाल दिया, वाटर भी डाल दिया, यानी कुछ लिक्विड है, वाटर है। अगर ऐसा सिस्टम आपको दिख जाए जिसमें एक से ज्यादा फेस एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाएं, वो कहलाएंगे हेट्रोजीनियस, ये कहलाएगा होमोजीनियस। यानी जिसमें एक फेस हो, सिंगल फेस, उसको होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे, जिसमें एक फेस से ज्यादा फेस हो
उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। यानी ये सिस्टम कंसिस्टिंग मोर देन वन फेस, देन इट इज ए हेट्रोजीनियस, अदरवाइज इट इज ए होमोजीनियस। अदरवाइज इट इज होमोजीनियस। अगर दो फेस एक साथ दिखाई पड़े तो वो होमोजीनियस है, तीन फेस हेट्रोजीनियस है, तीन फेस एक साथ दिखाई पड़े तो हेट्रोजीनियस है। अगर एक सिंगल फेस दिखाई पड़े, चाहे वाटर हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, तो वो क्या होगा? वो होमोजीनियस कहलाएगा। हेट्रो और होमो समझ में आया? होमोजीनियस का मतलब वो जिसमें सिर्फ सिंगल फेस हो, हेट्रोजीनियस का मतलब वो जिसमें सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, वेपर भी हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस। जिसमें सिर्फ वाटर हो, या तो सॉलिड हो, या तो वेपर हो, या तो गैस हो, वो होमोजीनियस कहलाएंगे। इसी से रिलेट करके एक और यहीं पे देख लेते हैं, व्हाट इज द प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस की अगर बात करता है तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस और प्योर सब्सटेंसेस के साथ। अगर वो प्योर सब्सटेंस की बात करता है तो आप कहेंगे ऐसा सब्सटेंस जिसमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम हो, जिसमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम हो, वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। यानी ऐसा सिस्टम और ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू आउट वॉल्यूम केमिकल कंपोजिशन सेम हो, केमिकल कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट द वॉल्यूम, वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अगर केमिकल कंपोजिशन कहीं गलती से बदल गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं रह जाएगा। जैसे यहां बात करें, यहां मैंने कहा ये टैंकर है, इसमें मैंने आइस डाला है, यहां मैंने वाटर डाला है, यहां मैंने वेपर डाला है। मैंने कहा कि जब तीनों फेस एक साथ हो गए तो ये हेट्रोजीनियस है। लेकिन अगर इसी में ये आइस है, आइस का केमिकल फार्मूला H2O होता है, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है, वेपर का केमिकल फार्मूला H2O होता है। यानी इस पूरे वॉल्यूम में इसका केमिकल फार्मूला H2O है, यानी केमिकल कंपोजिशन इस पूरे में सेम है। इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, इसके अलावा कभी ये कुछ नहीं कहला सकता है। इसलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करें होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंस वो सब के सब हैं जिनमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम हो। बट होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस वो सब हैं जिनमें एक फेस एक में पाए जाएं। जैसे वाटर है होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस है, बट ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में केमिकल कंपोजिशन सेम होते हैं। फेज हैज नथिंग टू डू विथ प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस के साथ फेज का कोई मतलब नहीं है। वो सॉलिड फेस में अवेलेबल हो, लिक्विड फेस में अवेलेबल हो, गैस फेस में अवेलेबल हो, तीनों एक साथ भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्योर है तो प्योर है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन पूरे का क्या है? सेम है। यह बात समझ में आ गई होगी। केमिकल कंपोजिशन से प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। कंफ्यूज मत होना बच्चों। कभी भी कोई पूछे प्योर सब्सटेंस तो आप बताएंगे प्योर सब्सटेंसेज वो सब्सटेंस हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। एग्जांपल में आप इसी को सिंपल सा ले लीजिएगा। सर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने आइस डाल दिया, इस कंटेनर में हमने वाटर डाल दिया, इसी कंटेनर में मैंने वेपर डाल दिया। तीनों का केमिकल फार्मूला H2O है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि इसमें दो फेस आ गए, तीन फेस आ गए, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा, होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फेस मिल गए।
ये बात समझ में आई? अरे बोलो ना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बात करते हैं होमोजीनियस की, हेट्रोजीनियस की, प्योर सब्सटेंसेस, तीनों में याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होना कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है। क्लोज सिस्टम, नॉन फ्लो, देखिए मैंने अभी बताया नो मास फ्लो, नॉन फ्लो सिस्टम फिक्स्ड मास यानी कंट्रोल मास सिस्टम कहलाता है। मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्लोज सिस्टम हमारा नॉन फ्लो है, कंट्रोल मास सिस्टम है, ठीक है। इसका मास फिक्स होता है, वॉल्यूम इज नॉट बाउंड्री इज रियल, ठीक है। बाउंड्री मतलब बाउंड्री, क्लोज सिस्टम में बाउंड्री नॉन परमिएबल होनी चाहिए। रियल इमेजिनरी दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट नॉन परमिएबल होनी चाहिए। नॉन परमिएबल वो बाउंड्री है जो मास के ट्रांसफर को होने नहीं देगी, बस इतना याद रखना। इसी तरीके से ओपन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओपन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ओपन सिस्टम का मतलब मास का फ्लो होगा, ठीक है। इसे फ्लो सिस्टम कहते हैं। इसे कंट्रोल वॉल्यूम यानी फिक्स वॉल्यूम की बात करेगा, इसलिए इसको कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस मैंने आपको बताया, इसलिए इसको ओपन सिस्टम, फ्लो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, मास इज नॉट कंट्रोल, ठीक है। इसमें इमेजिनरी भी होती है, इमेजिनरी बाउंड्री होती है, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब परमिएबल होती हैं, परमिएबल का मतलब वो बाउंड्री जो मास के ट्रांसफर को अलाउ करती हैं, उनको परमिएबल बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? परमिएबल। क्या बोलते हैं? परमिएबल। जो मास के यानी मैटर के ट्रांसफर को क्या करती हैं? अलाउ करती हैं। क्या करती हैं? अलाउ करती हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक स्टेट में आने से पहले कुछ, जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते समय हम जनरली कुछ अप्रोच को फॉलो करते हैं। आगे आपके पीपीटी में मिलेगा, बट मैं यही आपको बता देता हूं क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के दो अप्रोच हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एनालिसिस करने के दो अप्रोच हैं। एक को बोलते हैं माइक्रो अप्रोच, एक को बोलते हैं माइक्रो अप्रोच यानी माइक्रोस्कोपिक, और सेकंड को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब ये कहां से नए जीव जंतु आ गए माइक्रो और मैक्रो? अभी तक तो हम लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो जब थर्मोडायनेमिक्स की एनालिसिस करते हैं तब हम बातें करते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस करते समय हम बात करते हैं गैस की, हम बात करते हैं लिक्विड की, हम बात करते हैं सॉलिड की। मान लीजिए अगर वो गैस है, गैस की बात करते समय हम कहते हैं कि अगर उसके मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहां गैस भरी हुई है, ये देखिए गैस है इसके अंदर। अब इसके हर एक मॉलिक्यूल का कुछ मूवमेंट होगा, हर एक मॉलिक्यूल के कुछ मोशन होगा। हर एक मॉलिक्यूल की एनालिसिस अगर किया जाए, अगर हम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनालिसिस करें, एक एक इसके एटम की बात करें, सबकी एनालिसिस करें, तो जब एक एक मॉलिक्यूल के एनालिसिस करोगे तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो यानी एनालिसिस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, तब इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलेंगे। एक एक मॉलिक्यूल की बात करेगा। जब एक एक मॉलिक्यूल की बात करेगा तो आपको पता है उसमें एक एक मॉलिक्यूल के एनालिसिस करोगे तो ह्यूज डाटा आपको मिलेगा। एक एक मॉलिक्यूल के एनालिसिस करने का मतलब ढेर सारा डाटा मिला। जब ढेर सारा डाटा मिला तो स्टैटिक आपके पास बहुत हो गई। जब ढेर सारा डाटा ले लिया तो इसलिए कहा गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को एक नाम और दे दिया गया, जिसे बोला गया
स्टैटिकल अप्रोच। आपकी पीपीटी में आगे है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे। आप इसी को बोलते हैं स्टैटिकल अप्रोच। स्टैटिकल अप्रोच क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाटा होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिकल अप्रोच। जब आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो आप स्टैटिकल अप्रोच, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा हो जाते हैं, एक एक डेटा की एनालिसिस करना ही आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है। अब इसका यूज कहां कर सकते हैं? इसका यूज करने का सबसे अच्छा है कि जहां डेंसिटी लो हो। डेंसिटी लो होगी तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे। मॉलिक्यूल्स डेंसिटी लो होने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस। जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हम एक एक मॉलिक्यूल की एनालिसिस करना पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएं, वहां भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो वहां माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। इतना ज्यादा ह्यूज डाटा हो जाएगा कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह जाएगा। इसलिए हम दूसरी अप्रोच में जाते हैं, और जब दूसरी अप्रोच की तरफ जाते हैं तो दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं? दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं? इस अप्रोच में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस को डिसरिगार्ड कर देते हैं। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनालिसिस कंसीडर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? एक इतना मैटर सफिशिएंट ले लेते हैं, इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं कि जिसकी एनालिसिस कर दिया जाए तो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी पता चल जाए, पूरे मैटर की कहानी पता चल जाए। ठीक है? When the individual molecules analysis is disregarded and the average value, उन सबका एक एवरेज वैल्यू निकाल करके एनालिसिस किया जाए, इतना मास ले लिया जाए जिससे कि उसकी एनालिसिस हो सके। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, घर में हम लोग क्या करते हैं जब खाना बनता है? अब तो कुकर में बनता है तो कहते हैं 2 सीटी लग गई, पक गया। अगर कभी देखे हो किसी बर्तन में खुले में चावल पका रहे हैं तो क्या करते हैं? जब खुले में चावल पकाते हैं तो खुले में चावल पकाते समय हम कुछ देर के बाद उसमें से कुछ चावल निकालते हैं और ऐसे इस चावल को दबा के चेक करते हैं। जैसे उस चावल को आपने दबाया तो आपको पता चलता कि यह पका है कि नहीं पका है। तो हमने उसमें से कुछ उठाया, उसकी एनालिसिस किया और इतना उठाया जिससे कि उस पूरे चावल की प्रॉपर्टी पता चल जाए। तो इस तरीके से जब प्रॉपर्टी, यानी एक एक चावल को निकाल के हम तो नहीं देखेंगे पूरे को, जब इतना निकाल लिया जाए, इतना कर लिया जाए कि पूरे की प्रॉपर्टी पता चल जाए, तो उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही चूंकि थोड़े से पूरे का मजा ले लेते हैं, थोड़ा देख के पूरे का मजा लेना, तो उसी को कहा जाता है क्लासिकल अप्रोच की बात करता है। जब वो क्लासिकल अप्रोच की बात करेगा तो वो कहेगा इसीलिए क्योंकि हम एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं, उस अमाउंट से हम पूरे की एनालिसिस कर लेते हैं, एक पूरे की एनालिसिस कर लेते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में हम अभी एनालिसिस करेंगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी बातें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करेंगे, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं करेंगे। तो इस अप्रोच की बात करेंगे, क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करेंगे। उसी से हम एवरेज, आप कहते हैं ना एवरेज प्रेशर, जैसे आप गैस के एवरेज प्रेशर की बात करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम करके बात करते हैं ना कि इतना 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 हुआ, इसका प्रेशर इतना है। तो एक एक मॉलिक्यूल को निकाल के नहीं देखते हैं आप, एवरेज प्रेशर की बात करते हैं। तो वहां पे हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं। इसका मतलब हुआ देयर इज 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज इन थर्मोडायनेमिक्स। एक को कहा गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरे को कहा गया मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन
एक एक मॉलिक्यूल के एनालिसिस करते हैं, बहुत ज्यादा डाटा होता है, इसीलिए इसको स्टैटिकल अप्रोच कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं, उससे एनालिसिस करके पूरे मैटर की प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, पूरे मैटर के एनालिसिस कर लेते हैं, इसलिए इसको क्लासिकल अप्रोच कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्लासिकल अप्रोच कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आगे आपकी स्लाइड में मिलेगा कि क्लासिकल अप्रोच क्या है, स्टैटिकल अप्रोच क्या है। इसलिए और पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करेंगे, उसी के बेसिस पे जितनी भी बातें होंगी उन सब की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने इतनी कहानी पढ़ लिया है। थर्मोडायनेमिक्स में इतना थोड़ा सा चल लिए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स कैसे इंटरैक्शन, किसका इंटरैक्शन, क्या ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर, बाउंड्री इंटरैक्ट करती कि नहीं करती, सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग और टाइप्स ऑफ सिस्टम के एग्जांपल्स, अप्रोचेज, माइक्रो एंड मैक्रो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, हम लोग बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, पाथ क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लगता है कि यहां तक चीजें जो मैंने डिस्कस किया, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जरूर मुझसे बात करेंगे, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। बट बहुत ही आराम से लेकर के मैं चीजों को आगे बढ़ रहा हूं, एक एक पॉइंट को आपको डिफाइन कर रहा हूं, बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे चुटकी में क्वेश्चन ना लगे तो बताइएगा, एकदम सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे यस ये तो क्वेश्चन मुझे आता है, इसको मैंने देखा है, ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम, सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।